दो एल मतलब कि जैसे कि बड़ा शेड है, अगर ये मान लो कि बहुत बड़ा शेड है, 90 मीटर ना मान के वीरू कुछ 50 मीटर का सर्कल बनाना है एक। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 50 मीटर का एक सर्कल बनाओ, डिलीट कर दो। बस छोटे सा बना दो, कोई सा छोटा सा छोटा बना दो, बस कोई सा 10-20 मीटर जैसे भी हो बना दो। ये सर बना। फॉर एग्जांपल बस समझाने के लिए कि जैसे कि बहुत बड़ा शेड है, हमने एक एलए का कवर एरिया बनाया, फिर इसको डिलीट कर दो। 10 मीटर का शेड सर्कल बनाओ एक। ऑटो कैड है तो ऑटो कैड ओपन कर लो ना इसका, अगर ऑटो कैड फाइल है तो। 10 मीटर का बनाना। जैसे कि बहुत बड़ा शेड है, हमने मान लिया वीरू ठीक था, उसको लेके आओ ना, कहाँ गया? कंट्रोल जेड करो, आ गया। इसको अब मूव ये करो, रहा। शेड के ऊपर लेके आओ। भाई कुछ भी करो ना, पहले उसको जैसे हमने शेड बना दिया ना, तो उसको पहले ग्रुप में कन्वर्ट कर लो, ताकि हम दूसरा कंपोनेंट बनाए ना तो उसके लाइन में उसमें मिसमैच ना हो, मिले ना। वो गलती कर दी, इसकी वजह से वो सारी लाइनें एक दूसरे से मिल गई हैं, ज्वाइन हो गई हैं। तो पहले ग्रुप बना लोगे तो वो लाइनें एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होंगी। जैसे कि ये वीरू ने बनाया, दूसरा सर्कल शेड के ऊपर लाया, तो देख रहे हो सेंटर पे धरने पे कुछ एरिया ही, मतलब कुछ शेड का एरिया ही कवर कर रहा है। तो अब इधर भी हमारे लेफ्ट साइड भी हमारे पास कुछ मॉडल बच गए हैं, और राइट साइड भी हमारे कुछ मॉडल बच गए हैं। तो इस कंडीशन में हमारे को एक और सर्कल, जो सर्कल बनाया इसको कॉपी करके, कॉपी पेस्ट करके एक और इसके आगे कवर, एक और इसके आगे सर्कल बनाओ। कॉपी पेस्ट करो इसी सर्कल को वीरू। एम कंट्रोल दबाओ अपने आप, हाँ यहाँ पे क्लिक कर दो, और एक और इस साइड करो, राइट साइड। कंट्रोल करो, एम कंट्रोल कॉपी, राइट साइड लाके डाल दो। तो जितने भी हमारे जो सर्कल हैं, सर्कल का एरिया क्लियर हो गया। टॉप व्यू में दिखाओ, टॉप व्यू से समझ आ जाएगा, नहीं तो ऑटो कैड में अच्छे से समझ आता। तो इस कंडीशन में जो हमारे नंबर ऑफ एल, जो नीचे वाला वीरू जो सबसे स्टार्टिंग में सर्कल बनाया था उसको डिलीट कर दो, वो किसी काम का नहीं है ना। ये सर। इस कंडीशन में मनसाब देखो 3 एले लगेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा शेड है वो यानी 3 सर्कल में कंप्लीट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जब हमारा पूरा एरिया जो 3 सर्कल यानी 90-90 मीटर का हमारा मान लेते हैं सर्कल है, तो बड़ा शेड होने की वजह से हमारा जो 90-90 मीटर है वो हमारा कवर 3 पार्ट में कवर हो रहा है पूरा शेड। तो इस कंडीशन में जो एले लगाएंगे वो 3 एले लगेगा। अगर 90 मीटर का ना लेकर अगर हम 107 मीटर का लेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा अगर 107 का डाया बनाएंगे, तो हम चेक करेंगे कि 107 में हमारा जो सर्कल है वो पूरा सेट कवर हो जा रहा है कि नहीं हो रहा। अगर थोड़ा सा भी एक अगर शेड में रह जा रहा है तो हम फिर एलो को मूव करेंगे, कि एलो थोड़ा आगे पीछे अगर हम मूव करके वो जो एरिया रह गया है शेड का, जहाँ हमने मॉडल लगाया है, वो अगर थोड़ा सा भी कुछ एरिया रह गया तो हमारे ऊपर वो कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में अगर कवर हो जाएगा तो हमारे अगर एक ही सर्कल से हो रहा है तो एक ही एलए लगाएंगे, अगर 2 सर्कल से हो रहा है कवर तो 2 एलए लगाएंगे, अगर 3 सर्कल से हो रहा है तो हम 3 एलए लगाएंगे। क्लियर है मनसाद, क्या समझाना चाहता हूँ? ये सर मतलब कि एल लगाना है, कवर करना है, इसका मैंने पर्पज यही है कि अगर 2 सर्कल से कवर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 3 सर्कल से कवर कर दो। हाँ, और इनका और रेडियस अगर पता होना चाहिए कि अगर हमारा 3 मीटर का एलए हम लगा रहे हैं तो उसका जो कवर एरिया होता है 90 मीटर होता है। अगर हम 5 मीटर का एलए लगा रहे हैं तो उसका जो कवर एरिया होता है 107 मीटर होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये कहीं लिख लो अगर कॉपी नोट्स कुछ बना रहे हो तो। 3 मीटर का हाँ जो सर। 3 मीटर का जो एरिया होता है वो 90 मीटर का एरिया कवर करता है एलए, और जो 5 मीटर का एरिया होता है, 5 मीटर का जो एलए होता आता है, वो 107 मीटर एरिया हमारा कवर करता है। तो जितने नंबर ऑफ सर्कल में हमारा शेड कंप्लीट कवर हो जाएगा उतने नंबर सर ऑफ हमारे 107 107। हाँ, जितने नंबर ऑफ सर्कल में सर हमारा शेड कंप्लीट हो जाएगा उतने नंबर ऑफ हमारे एलए चाहिए होते हैं। सर ये 107 रेडियस है या डायमीटर है? ये इसका वो है, क्या कहते हैं, डाया है। अच्छा, डाया है।
वो एक बार ठीक। एलए का डाटा शीट चेक कर लो, वो समझ आ सर हम जाएगा। किस हिसाब से लेते हैं ये मतलब जैसे हाइट पर देखता हूँ। अच्छा, डाटा शीट में होता है। डाटा शीट डाउनलोड करोगे ना, तो अभी एलए के बारे में मतलब जितना था वो बता दिया। डाटा शीट एक बार डाउनलोड करोगे ना, तो अलग अलग हाइट की आती हैं। 1 मीटर की आती है, 1.5 मीटर की आती है, 3 मीटर की आती है, 4 मीटर की आती है, 5 मीटर की आती है। तो हर एक मीटर जितना एलए बड़ा होगा, उसको उसका इतना एरिया ज़्यादा कवर करेगा वो। 1 मीटर का जो एरिया 1 मीटर का जो एलए आता है, उसका 20 से 30 मीटर हमारा कवर एरिया होता है, कवरेज। जी। तो मतलब जितना जिसका एलए का हाइट बढ़ता है, उसका उतना कवर एरिया बढ़ जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम हमारा एलए आता है वो 10 मीटर का आता है। लेकिन उसका जो कवर एरिया होता है वो हमारा 130 135 ही मीटर होता है। तो उस कंडीशन हम 5 मीटर का दो लगा देते हैं, जिससे कि हमारा कवर एरिया भी बढ़ जाएगा। और जो हमारा 10 मीटर की जगह ज़्यादा हाइट होने की वजह से हमारे 5 5 मीटर के दो एलए लग जाएंगे। सर ये एलए मतलब क्या होता है ये? कैसा लाइटिंग होता है अरेस्टर मतलब? होता है, जिससे वैसे अगर किसी जब देखते हो लाइटिंग कहीं होता है, लाइटिंग स्ट्राइक होती है, मतलब बिजली कड़कती है बारिश वारिश के टाइम में। तो एलए कितने वो लाइटिंग देखा होगा ना कि बिजली गिर जाती है छतों के ऊपर, घरों के ऊपर। हाँ। ये सुना होगा अच्छा ना कहीं मतलब ना कि कहीं बिजली गिर गई है, किसी पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर, छतों के ऊपर बिजली गिर गया है। बारिश बहुत तेज आई थी, बिजली गिर गया, यही तो कहने का मतलब है। अच्छा तो मतलब जो बिजली गिरती है उससे सेफ्टी के लिए है ये? हाँ, एलए जो होता है लाइटिंग अरेस्टर इसका नाम है। जो बिजलियाँ गिरती है बारिश, जब हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा गैसेस हो जाती हैं। तो गैसेस में हमारा प्रोटॉन्स भी होता है, न्यूट्रॉन्स भी होता है, अलग अलग तरह के एटम होते हैं। एटम के अंदर हमेशा जब भी पढ़ा होगा स्टार्टिंग में 10th 12th में, कि एटम्स के अंदर एक प्रोटॉन होता है और उसके आसपास हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो जितने भी गैसेस होते हैं, तो गैसेस के अंदर एटम होता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे होते हैं। तो जब हमारा बहुत ऊपर जाकर रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद काफ़ी, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोटॉन्स की तरफ मूव करेंगे, यानी नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो जहाँ पे हमारा मेटल दिखेगा, वहाँ पे उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मेटल, यानी जहाँ पे हमारा प्रोटॉन्स अवेलेबल है, वहाँ से लाइटिंग अरेस्टर वहाँ पे ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, यानी वहाँ पे बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारा जो शेड के ऊपर हम एलए लगा देते हैं, अगर किसी तरह से हमारा बिजली गिरती है, तो बिजली हमारे किसी भी शेड को नुकसान ना करके वो एलए के थ्रू वो अपना कवर एरिया में, अगर एलए लगा है उस एरिया में, अगर उस एरिया में बिजली गिरती है, तो एलए एलए में वो सीधा सारी जो भी बिजली है वो एलए के थ्रू होते हुए ज़मीन के अंदर चली जाएगी, हमारे शेड के ऊपर नहीं गिरेगी। बेसिकली एलए का मतलब ये होता है। वीरू समझ गए? जी सर। बताना जरा क्या होता है यस एलए, सर। एलए का क्या मतलब होता है, एक बार रिपीट करो। सर वही है जो कि मतलब हमें प्रोटेक्टर का एक काम करता है, जैसे हम एरे पर एक लगाते हैं डीसी के लिए। तो जैसे कि जो बिजली जब बरसात के मौसम तड़कती है तो हमारे पैनल पर मतलब उस रूप पर गिरे ना। अगर गिरता भी है तो मतलब वो ग्राउंड मतलब जो एल होता है ना, तो मतलब ग्राउंड के अकॉर्डिंग मतलब ग्राउंड हो जाता है। एलए की हमारी अर्थिंग होती है, ग्राउंड में दो अर्थिंग ऐसा है। करते हैं, एक एलए की दो अर्थिंग होती जी। हैं। ठीक। अर्थिंग अर्थिंग यानी कहने का मतलब है, अर्थिंग यानी ऊपर से किसी भी तरह का, अगर किसी तरह का अगर बिजली गिरती है, तो अर्थिंग यानी एलए के होते हुए हमारी वो सीधा जमीन के अंदर चली जाएगी, हमारे शेड के ऊपर, हमारे मॉडल के ऊपर नहीं गिरेगी। जी। अगर हमारे मॉडल के ऊपर गिरेगी तो पूरा मतलब पूरा प्लांट ही उड़ जाएगा, वो अगर बिजली गिर गई हमारे छत खत्म। के ऊपर तो। ओ, जी। तो उसमें हमारा काफ़ी इसीलिए। लॉस होगा, मतलब काफ़ी लॉस होगा, मॉडल सारे ख़राब हो जाएंगे, शेड पूरा मतलब आग वाग लग जाएगी तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, तो हमारा पूरा प्लांट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एलए लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी स्टैकिंग होती है, जी। तो हमारा सेफ्टी के लिए कि हमारा स्टैकिंग हमारे शेड के ऊपर ना गिर के, मॉडल के ऊपर ना गिर के, वो एलए के एरिया में आएगी। तो एलए से सीधा हमारा ग्राउंड हो जाएगा, हमारा प्लांट सेफ रहेगा। कितने नंबर ऑफ एलए लगाते हैं वो मैंने बता दिया। 3 मीटर का जो कवर एरिया होता है 90 मीटर, और जो 5 मीटर का होता है 107 मीटर। जी सर। सर जैसे कि हम पैनल हम अपने हिसाब जैसे लगाते हैं ना, तो जैसे कि ये कि पोर्ट्रेट पैनल लगाते हैं या ओरिएंटेशन, किसको हम प्रेफर करेंगे मतलब लैंडस्केप लगा या पोर्ट्रेट? वो हमारा देखो क्या कहते हैं, अगर हमारा ये जैसे मैंने ये ट्रेपेजोडियल पोर्ट्रेट है, पैनल लगा ट्रेपेजोडियल रखे हैं। शेड है, जी।
ट्रेपेजोइडल शेड पे हमारा हाँ, जो भी क्या कहते हैं जो भी हम लगाते हैं वो हम इसी तरह लगाते हैं जैसा भी लगाए पोर्ट्रेट, ठीक है। अच्छा ट्राइपोजेटियल। अगर हमारा स्टैंडिंग सीम है, स्टैंडिंग सीम पे हमारे जो लॉन्ग रेल के साथ अगर हम जाएंगे तो उस स्टैंडिंग सीम में हमारा जो भी मॉड्यूल लगेगा वो लैंडस्केप में लगता है, क्योंकि वो लॉन्ग रेल के थ्रू हमारे सारे मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होकर टाइट अच्छा होते हुए आते हैं। सर इसमें बिल्कुल सर इसमें हम कभी कभी जैसे हम पर्लिन भी शो कराते हैं क्या, मतलब डिस्टेंस पे इतना इतना रहता है तो पर्लिन से हम जैसे। सपोर्ट लेते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर जब सोलर का लगेगा ना तो उसके ऊपर पर्लिन का सपोर्ट होगा। शेड का जी अगर हम सपोर्ट लेंगे तो शेड मान लो कि किसी विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो किसी वजह से शेड हमारा अगर डैमेज हो जाता है, उड़ जाता है, तो हमारा पूरा प्लांट भी उड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा पर्लिन होता है ना, शेड के नीचे जो पर्लिन होता है, जी जो हमारा शेड होता है उसके नीचे पर्लिन लगा हुआ होता है, देखे हो उसके सपोर्ट के लिए, शेड के सपोर्ट के लिए। जी सर, जैसे लगा होता है, जैसे ये मैंने थोड़ा लाइन बनाकर शेड के नीचे की फोटो लियो कहीं पे, किसी भी साइड की शेड के नीचे के अंदर मतलब की इस फोटो। हिसाब से सपोर्ट की तरह होता है। तो चेक दिखाना जरा, शेयर करना फोटो, शेड के नीचे, नीचे की साइड की फोटो, ऊपर की तरफ की, अंदर से मतलब एक शेड की सेकंड फोटो दिख होगा रही है मुझे। एक गूगल पे देखा था मैंने शायद इसको। तो अंदर से फोटो लोगे ना तो हमेशा जो शेड होता है वो पर्लिन के ऊपर टिका होता है, और पर्लिन जो होता है वो हमारे राफ्टर के ऊपर टिका होता है, जो राफ्टर होता है वो हमारे कॉलम के ऊपर टिका हुआ होता है। जी ये जैसे हाँ, ये आप बिल्कुल, ये जो ये जो जैसे है जा ना रही है सर। ना, ये जो जा रही है ना, ये हमारा पर्लिन है। मनसा दिख रहा है ना, ये पर्लिन है। तो हम भी जो जी जो सोलर का क्या कहते हैं सपोर्ट लेंगे ना, सोलर स्ट्रक्चर का, इसी पर्लिन के ऊपर लेंगे। पर्लिन जी के ऊपर लेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा काफ़ी, मतलब लंबे टाइम तक हमारे स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विंड की वजह से कोई प्रॉब्लम हमारा इस सोलर स्ट्रक्चर, जैसे कि हवा तेज चली तो उखड़ के कहीं गिर गया प्लांट, ऐसा जी सर प्रॉब्लम जी नहीं सर। आएगा। तो हम पर्लिन से सपोर्ट लेते हैं। इसलिए पर्लिन पे हम जो भी स्ट्रक्चर वाला है वो पर्लिन के ऊपर हमारा जो भी क्लैंप आता है वो फिट करेगा, वो होल करके चाहे ड्रिल करके चाहे एडेसिव लगा के कैसे भी उसी को पर्लिन के ऊपर सपोर्ट लेगा। और फिर उस सपोर्ट के थ्रू हमारा जो लॉन्ग रेल या मिनी रेल है जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर कस रहे हैं, माउंट कर रहे हैं, मॉड्यूल मॉड्यूल माउंट कर रहे हैं, तो हमारे पर्लिन के ऊपर ही सपोर्ट लेके चलता रहेगा आगे। तो ये हमेशा जब भी पर्लिन बनाना हो तो जितने डिस्टेंस पे है तो वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, बाकी और कुछ नहीं है। लाइन ड्रॉ कर दोगे तो यहाँ से जैसे कि अभी पर्लिन सीधा सीधा जैसे जा रहा है ना, पर्लिन इसमें कैसे जा रहा है, जी राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड, सीधा सीधा, जैसे ये वॉकवे बनाया है वैसे सीधा सीधा जा रहा है ना। सर, ये तो मेरे को पता नहीं किस मतलब इस हिसाब से लगा है। हाँ हाँ, सीधा ही जा अरे रहा है सुनो इस हिसाब से सर, ऐसे ही। वो जो अभी दिखाया था फोटो, उसमें जैसे कि जो स्लोप में था, स्लोप पे आ रहा है वो पर्लिन है या राफ्टर टाइप कुछ ऐसा है। फोटो शेयर करना फिर क्या पूछ रहा है मेरे साथ। जी हाँ, ये जो स्लोप टाइप में आ रहा है, ये एक तो ये हो गया स्लोप टाइप में जो आ रहा है, एक जो जा रहा है इसके परपेंडिकुलर। ये जो कैंची होती है इसको हम ट्रस कहते हैं, ट्रस। पर्लिन ये नहीं होती, पर्लिन जो ऊपर जा रही है ना, ये कई सारी जो पर्लिन जा रही है ये। जो हमारे यहाँ ये जो कैंची कहते हैं, कैंची के ऊपर जो हमारी जो पतली पतली सी लाइनें जा रही हैं वो हाँ हमारी होती है हाँ। पर्लिन। और जी इसको हम जी, ये जो अच्छा ये। चैनल है ना हमारे इसको और पर्लिन के ऊपर हमारा शेड, इसके ऊपर हमारा नट बोल्ट के थ्रू, सेल्फ स्क्रू के थ्रू हमारा टाइट होता है। और ये जो नीचे कैंची टाइप की जा रही है इसको कहते हैं हम ट्रस। ट्रस के ऊपर हमारा जो साइड साइड से हमारा ये राफ्टर है, राफ्टर हमारा ट्रस पर्लिन के सपोर्ट के लिए है। और जो हमारी लंबे लंबे से नीचे से ऊपर जा रही है हमारे होते कॉलम। तो बेसिकली पर्लिन में जो पतली पतली लाइनें जा रही हैं सीधी सीधी, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, स्काईलाइट, स्काईलाइट को देखो क्रॉस कर रही है, सारी हमारी पर्लिन क्रॉस कर रही है। वीरू समझ गए पर्लिन, ट्रस और कॉलम और राफ्टर क्या क्या है। जी सर, ये वाले जो यस पर सर, यस सर। एक बार बता दो दोबारा क्लियर हो जाए। नहीं, और ये राफ्टर है, ये हाँ, जो चैनल बना है।
जैसे कि ये है हाँ, ये पतली-पतली हमारी ना, पर्लिन है। ये लाइन से गई है ऐसे-ऐसे, तो इसको हम पर्लिन बोलते हैं। और ये जो चैनल दिख रहा है हमें, ये राफ्टर बोल सकते हैं इसको, राफ्टर ट्रस जो भी बोलो। ट्रस कहते हैं। राफ्टर देखो साइड-साइड से है ना हमारा सर? राफ्टर है, हमारे साइड-साइड में हमारा सपोर्ट होता है साइड-साइड में। जो शेड का जी कॉर्नर सर। पॉइंट है वहाँ पे हमारा राफ्टर लगा है, और राफ्टर को सपोर्ट कौन करता है? कॉलम। बोलना। तो जैसे अभी जैसे ये हमारा पर्लिन गया ना, सेम स्केचअप में वैसे उसी के ऊपर हमारा क्या लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सोलर स्ट्रक्चर लगेगा पर्लिन के ऊपर सपोर्ट लेके। तो ऐसे सीधा सीधा लंबा लंबा हमारा राइट टू लेफ्ट हमारा तो सोलर इसको हम सर कैसे इसमें स्केचअप में बनाते हमें इसका स्केचअप भाई सेड का हमें स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता। सेड का स्ट्रक्चर नहीं आता, वो मिनी रेल और मोनो रेल आता है, वो हैं? जी। सीधा टीन शेड के थ्रू या तो एडहेसिव के थ्रू या तो नट बोल्ट यानी सेल्फ स्क्रू के थ्रू टाइट हो जाता है वो सीधा। तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, केमिकल डाल के सीधा तो होल कर सर देते हम हैं। इसको हम दिखाना चाहिए। हाँ, ठीक। शेड के ऊपर ओके। हम स्ट्रक्चर नहीं दिखाते भाई, शेड के ऊपर हम कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाते। अभी तक मैंने अच्छा। नहीं दिखाया शेड के ऊपर स्ट्रक्चर। नहीं, नहीं, जैसे कि सर कैड में हम पर्लिन को शो करा मतलब कराते या नहीं? जैसे वो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो लाइन हमारा रेफरेंस लाइन होता है कि हमारा जो पर्लिन है वो इतने इतने डिस्टेंस पे हमारा पर्लिन है, बस एक लाइन खींच दो हाँ, लंबे लंबे लेफ्ट टू राइट, बस और कुछ नहीं करते हम इसमें। पर्लिन नहीं बनाते, एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कितने कितने डिस्टेंस पे हमारा पर्लिन है, ताकि अच्छा, हमारा कोई भी स्ट्रक्चर वाला समझ जाए कि अब उसको स्ट्रक्चर कैसे लगाना है, कितने कितने डिस्टेंस पे लगाना है। तो जो पर्लिन के जो डिस्टेंस है वो कितने बाय कितने पे, कितने बाय कितने पे डिस्टेंस है, पहले पर्लिन से दूसरे पर्लिन के बीच में कितना है, दूसरे से तीसरे के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हम टोटली डाल देते हैं उसमें। अच्छा सर, जैसे कि ये शैडो एनालाइज का टाइम जो होता है, हाँ, तो वो हम जैसे कि 21 जून का देखना है तो सुबह के 9 बजे देख लिया और फिर लास्ट में 4 बजे देख लिया, बीच में नहीं देखते, हम चेक करते हैं। बीच में भी चेक करते हैं। वीरू बताओ बीच में कैसे चेक करते हैं? मतलब जैसे कि हम डिजाइन हम करेंगे तो हम, सर मेरा पॉइंट समझिए। वो सुबह के 9 से लेके शाम के 4 बजे तक का टोटली देखते हैं कि इसके बीच में किसी भी मॉडल के ऊपर शैडो ना पड़े। अगर किसी भी मॉडल के ऊपर शैडो पड़ती है, 2-4 मिनट के लिए पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लंबी शैडो पड़ती है जैसे आधे घंटा 1 घंटा, तो वहाँ से हमें मॉडल को डिलीट करना पड़ता है। 9 से सुबह से लेके शाम के 4, यानी इनके बीच में हमारा ही जनरेशन होता है गर्मियों के टाइम में, और ठंडियों के टाइम में हमारा 9 से लेके 3:30 तक के बीच में जनरेशन यानी होता कि है सर इसका। हमें पूरे दिन का चेक करना पड़ेगा, हाँ, ये तब जो जाके हम टाइम डिजाइन का बनाएंगे। टाइम वाला दिख रहा है ना स्केचअप में, देखो टाइम जहाँ लिखा है, इसको आगे आगे धीरे धीरे इसको क्लिक करके धीरे धीरे आगे क्लिक करोगे ना तो टाइम बढ़ता जाएगा हमारा। अच्छा, ओके ओके। वो पूरे एनालिसिस करते हैं, जब जब तक हमारे जनरेशन होता है वो पूरा टाइम ही कैलकुलेट करते हैं। और शेड यानी कि बनाने हम की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, बड़े बड़े शेड बनाओ, क्योंकि स्केचअप में जितनी जल्दी आप जल्दी साफ करोगे उतना अच्छा रहेगा, और उतना सामने वाले को अच्छा इम्प्रेस कर पाओगे कि हाँ मेरे को इस चीज़ जल्दी आती है। सर सर्दी में 9 बजे से लेके 3:30। 4 बजे, 3:30, और समर में 9 से लेके 4 बजे तक। ओके ठीक है सर, ओके। स्केचअप को लेके और कुछ डाउट है वीरू मनसाद, कुछ भी पूछना है स्केचअप से रिलेटेड कुछ भी? इसको देखो, यहाँ पे आओ, फाइल के ऊपर आओ, फाइल के ऊपर, वीरू फाइल के ऊपर आओ, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट, जी, जी सर। एक्सपोर्ट करो, 2D ग्राफिक्स में आओ, 2D ग्राफिक्स में आओ, क्लिक करो, जेपीजी लिखा है, जेपीजी जो लिखा है इस पर क्लिक करो, जेपीजी। नीचे भाई नीचे इस पे क्लिक करो, यहाँ देखो 3ds मॉडल लिखा होगा, जेपीजी पे क्लिक करो ना भाई नीचे। ये ये देखो नीचे लिखा है 3ds मॉडल। सर 3DS नहीं लिखा सर 3DS। तो 2D में ना जाके 3D में जाना, जरा क्लिक कट करो इसको, फाइल के ऊपर आओ,
एक्सपोर्ट, 3D मॉडल में जाओ, 3D मॉडल में। और यहाँ पे देखो 3ds मॉडल लिखा आ रहा है, ये ऊपर है ना फर्स्ट पॉइंट, 3ds मॉडल फाइल। हाँ सर, ये आ रहा 3ds इस पे फाइल। इसको जी एक्सपोर्ट सर, कर लोगे ना, हाँ। तो अपने को पीवी सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली हमारा ये बना बनाई शर्ट पीवी सिस्टम में आ जाएगा। और इसको एक्सपोर्ट करके डेस्कटॉप पे सेव कर लो। फाइल का नाम डाल देना क्या है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 3ds में हमारा एक्सपोर्ट हो गया। तो स्केचअप से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है अभी तक के, तो आज की क्लास हम स्केचअप खत्म कर देते हैं, फिर कल से हम पीवीसी स्टार्ट करेंगे। पीवीसी में मैंने बता दिया 3ds मॉडल में, अब इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, वो भी 2 से 3 क्लास में वो पीवीसी कवर हो जाएगा। और पैन फाइल और ओएनडी फाइल हमेशा मंगवा लेना, कोई भी फाइल हमारा अगर किसी भी मॉड्यूल का हमने यूज़ करना है, तो वो जब भी हम कभी जी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे अगर हम रेनिसिस का ले रहे हैं, सोलर एज का ले रहे हैं, कोई भी सोवा का ले रहे हैं, अडानी का ले रहे हैं, तो पहले जहाँ से हमें पहले उनके मेल आईडी पे मेल करके उसका ओएनडी फाइल और इन्वर्टर का ओएनडी फाइल और मॉड्यूल का पैन फाइल मंगा लेना। क्योंकि जो हमारा ऑनलाइन अभी पीवी सिस्टम में हमारा जो भी डाटा शीट गिवन है, वो हमारा लेटेस्ट नहीं होता। जैसा भी 555 का कोई मॉडल होता है, काफ़ी कम मैन्युफैक्चरर है जो 555 का इस टाइम मॉडल बना रहे हैं, तो पीवी सिस्टम वो वाले मॉडल हमें नहीं मिलेंगे। तो वो वाला मॉडल का हमें लेके आना है, तो जी उसकी सर। पैन फाइल इसके अंदर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए पैन फाइल और ओएनडी फाइल जो भी जहाँ से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हमें प्रोवाइड करेगा इन्वर्टर मॉडल, उससे हमें पहले ये दोनों फाइलें मंगवा के अपने पीवी सिस्टम में इंपोर्ट कर लेना। सर जैसे जी कि इसका ये सैड का स्ट्रक्चर है, इसका हमें लोड पता करना है कि ये कितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है, तो वो हम कैसे करेंगे? वो स्टैड करते हैं, स्टैड में हम करते हैं स्टैड एनालिसिस की, जो हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं वो हमारा इतना 180 पे या 150 किलोमीटर प्रति आवर की जो विंड स्पीड आती है, पर आवर की जो हमारी विंड स्पीड है, वो हमारा बियर कर पाएगा स्ट्रक्चर की नहीं कर पाएगा, तो हमें स्टैड प्रो सीखना पड़ेगा उसके लिए। तो सर ये कौन करता है, ये हम ही करते हैं या अलग बंदा करता है कोई स्ट्रक्चर का? सिविल वाले करते हैं, सिविल वाले, सिविल डिजाइनर होते हैं जो स्ट्रक्चर डिजाइनर, उनका काम होता है। बेसिकली हमारा काम होता है इलेक्ट्रिकल साइड को कंप्लीट करके देना, और बाकी जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो जो भी हमारा फैब्रिकेटर होगा जिससे हम स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, वो हमारा ये सब चीज़ एनालिसिस करके हमें सारी रिपोर्ट जनरेट करके देगा, कितना पे हमारा क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना वेट बनाएगा कि हमारा स्ट्रक्चर का वेट इतना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट करनी होती है। तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है वो स्ट्रक्चर डिजाइनर करता है, या फिर सिविल वाले बंदे के ऊपर होता है ये सारा काम, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कुछ है तो हमारा। मतलब कि वो ये रिपोर्ट बना के देता होगा कि ये स्ट्रक्चर इतना लोड बियर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो हाँ, हम क्योंकि फिर। अगर विंड स्पीड अगर तेज आएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली है कि हमारा जो लोड है वो वेट है वो बढ़ जाएगा। जब किसी के ऊपर फोर्स लगता है तो उसका जो मास है वो बढ़ जाता है। और बाद में फिर हम देख एनालाइज करते हैं कि हमारे इतने मॉड्यूल लगे हैं और हमें सिर्फ इसका मॉडल वेट। लेआउट बना के दे देना है, जो स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर वाला है वो हमारे मॉडल लेआउट को एनालिसिस करेगा, इस शेड का जो शेड में परलिन बनाई है हमने, उसको एनालिसिस करेगा कि हम उसको कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। फिर वो रिपोर्ट जनरेट करेगा कि जो स्ट्रक्चर वो बना रहा है वो हमारा 180 पे वो ओके है, किसी भी तरह का कोई डिफ्लेक्शन, किसी भी तरह का कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। 180 अगर आप विंड स्पीड अगर किसी वजह से साइक्लोन या कुछ आता है, हवा तेज चलती है, तो हमारा जो सोलर का पैनल है वो कहीं उखड़ के हवा में कहीं बहता हुआ कहीं और तो नहीं चला जाएगा, वो सब वो स्ट्रक्चर वाले करके देते हैं। ओके सर। बेसिकली हमारा काम है एसएलडी इलेक्ट्रिकल साइड कंप्लीट बनाना, एसी डीसी, अर्थिंग, एलए और शैडो एनालिसिस करना, मतलब ये सब हमारा बेसिकली काम है। लेकिन जो स्ट्रक्चर वाला बंदा है, वो स्ट्रक्चर वाला बंदे का काम ये सब नहीं है, स्ट्रक्चर वाले का बंदे का काम है सिर्फ उसको स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है और रिपोर्ट जनरेट करके उसको स्ट्रक्चर बताना है कि ये स्ट्रक्चर इस वाले सेक्शन में लगेगा। उसका काम एरे लेआउट मॉडल बनावट वाला नहीं है, और हमारा काम स्ट्रक्चर वाला नहीं होता। तो मतलब सबका काम अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग काम है। तो अभी जो अपना प्रोफाइल है वो सब इलेक्ट्रिकल वाला प्रोफाइल है कि इलेक्ट्रिकल में हमें क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे क्या करना है।
ठीक है मनसाद, वीरू? सर इसकी वीडियो हो गई स्केचअप की पूरी कंप्लीट। स्केचअप की होगी और जो अभी हमने रिकॉर्ड किया इसकी भी होगी। दोनों मैं इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करके भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, इसको चेक कर लेना। और स्केचअप की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली रखना चाहिए, नहीं कि आज क्लास खत्म होगी तो उसको छोड़ दो, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छी मतलब उतनी अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी और उतनी जल्दी से जल्दी बड़े से बड़े शेड को कंप्लीट कर पाओगे। तो अभी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि अभी इनिशियल फेज है। तुम 2 साल जितना प्रैक्टिस करोगे तो आने वाले टाइम में फिर स्केचअप आराम से ठीक हो जाएगा। एक बार समझ आ जाएगा, कमांड आ जाएगी, 10 से 15 शेड बना लोगे, 10 से 15 आरसीसी रूप बना लोगे, तो इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंट अपना 100% रखो। अगर छोड़ दोगे 2-3 दिन गैप दे दोगे तो वो चीज़ें फिर अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगी, तो फिर वो चीज़ें डाउट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहना स्केचअप की। और बाकी मैं कल से पीवीसिस्ट की क्लास रन करता हूँ। 2 से 3 क्लास हमारी पीवीसिस्ट रन हो जाएगी, तो फिर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो कोई सा भी हम 2-3 प्रोजेक्ट लेके 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, ऐसा कोई भी एक प्रोजेक्ट लेके उसका कंप्लीट हम एक एनालिसिस बना देंगे, स्टैट रिपोर्ट मतलब पीवीसिस्ट रिपोर्ट, स्केचअप, ऑटोकैड जो भी है, कंप्लीट 2-3 प्रोजेक्ट पे हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे, तो हमारा अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंट डेवलप हो जाएगा, तो हमारे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा आगे आने वाला टाइम का रूट प्लान है, ठीक है? ओके सर। ठीक है वीरू, फिर आज क्लास एंड करता हूँ। मैं दोनों वीडियो जो बनाई है, इंटरव्यू के पहले की, इंटरनेट जाने के बाद की, उसकी जिप फाइल में कन्वर्ट करके भेज दूंगा। बाकी स्केचअप की प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है? ठीक है वीरू? सर ये पीवीसी थोड़ा सा बता सकते हैं, थोड़ा मतलब जरूरी था बताना, मतलब पीवीसी मैंने करना बता है तो थोड़ा दिया सा। कि अपने को यहाँ से अपना क्या कहते हैं, पहले वहाँ की लेट लॉन्ग कॉपी करके, जी वहाँ का अपने को पहले का सन का जो भी पाथ है, कैसा पाथ है, वो हम यहाँ से उसका जियोग्राफिकल डाटा ले लेना है। जैसे कि ये वैलिड है, क्योंकि लैटिलैट है। यहाँ पे गया, लेट आ गया इसका यार। सर सिस्टम में जाकर मैं थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाता है मटर सेलेक्ट कर कर। बाकी तो मैंने 2-3 चीज मतलब चल गया, थोड़ा दिन आपने बताया। ये थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेशन के बाद सिस्टम में जाकर सिलेक्शन में मतलब दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ से लेट लॉन्ग कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये अपने ऑटोमेटिकली हमारी लोकेशन फैच कर लेगा कि सर कौन। एक मिनट स्क्रीन सर शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सी बस बता दो, मतलब काम चल रहा है, बाकी आप कल बता देना। एक ही मतलब अभी जैसे मनसात को स्केचअप का अभी स्टार्टिंग क्लास नहीं है, तो वो अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। जी इसलिए मैं कहा था कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी स्केचअप उसने किया है, तो अभी उस स्केचअप पे उसका पूरा माइंड रहने दो, डाइवर्ट ना हो उसका माइंड, इसलिए मैंने आज की क्लास में पीवीसिस्ट कवर नहीं किया। पर कोई नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन बता देता हूँ, बाकी कल की क्लास में हम डीपली घुसेंगे अंदर, सब चीज़ें करेंगे। जी मनसात इसको अभी जी मत जी लेना, उतना लाइटली लेना जो अभी मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी कल की क्लास में हम इसको थोड़ा डीप में जाएंगे, तब थोड़ा समझ आएगा। अभी स्केचअप पे फुल अपना फोकस करना। तो बेसिकली यहाँ से हमने लेट लॉन्ग डाल के सर्च किया, न्यू दिल्ली का अपने आप ऑटोमेटिकली लोकेशन आ गया। यहाँ से एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट कर लो डाटा, मीटोनॉम्स 8.1 से इंपोर्ट हो गया हमारा। जितना हमारा विंड स्पीड है पिछले 10 साल से एवरेज ले लेता है ये ऑटोमेटिकली पीवीसिस्ट। पीवीसिस्ट का ये है कि खाली हमें लेट लॉन्ग डालना है, तो उसका जो भी हमारा सर्वर पर डाटा अपलोड होता है उस एरिया का, वो ऑटोमेटिकली हमारा ये फैच कर लेता है कि जी विंड स्पीड कितना है, वहाँ पे सन की रेडिएशन कितनी फॉल हो रही है, जो भी उसका डाटा है ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। फिर अपने को ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये पूछेगा सेव करने को, तो इसका नाम, फाइल का नाम दे देना है, आज का डेट डाल देना है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली 100 किलोवाट डाल देता हूँ साइट का नाम। सेव। ओके सेव। न्यू दिल्ली देखो कहीं होगा, कहाँ गया न्यू दिल्ली। यहाँ से हमने क्या कह दिया,
यहाँ से हमने जियोग्राफिकल जो हमारा डाटा है वहाँ से हमने पीवी सिस्टम इंपोर्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है सेव करने को, सेव कर दिया यहाँ से। अब यहाँ से हमारा ओरिएंटेशन पूछेगा कि किस ओरिएंटेशन में लगाना चाहते हो। अगर हमारा मतलब 15 डिग्री टिल्ट है, 20 डिग्री टिल्ट है, यहाँ से अपने को टिल्ट डालना है। जैसे कि अभी मेरा 10 डिग्री टिल्ट है, ये ऑटोमेटिकली 10 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग का एजिमुथ कितना है वो सब सिलेक्ट करके ओके कर देना है। जी ओके करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो सिस्टम में होता है। सिस्टम हमें क्लेरिफाई करना है। सिस्टम में सर जाके इसी में दिक्कत आ रहा है। सिस्टम में जाके जो भी हमने मॉड्यूल और इन्वर्टर का पैन फाइल सिस्टम में डाला वो है, थोड़ा एमपीपीटी मतलब सब एरे में सर। जी जैसे कि मैं अभी जिंको का ले लेता हूँ 585 या 590 जो भी हमारे पास मॉड्यूल का डाटा शीट गिवन होगा। 585 ये रहा, 590 दोनों है। मैं 590 ले लेता हूँ। हमारा किलोवाट डिफाइंड कर देता है जैसे कि 100 किलोवाट। सर ग्रो का मैंने ले लिया 80 किलोवाट का इन्वर्टर। अब सन ग्रो का जो डाटा शीट है उसमें हमारे जो एमपीपीटी है वो हमारी जो देखो यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग इन्वर्टर विथ 18 इनपुट, यानी 9 एमपीपीटी है जिसमें हम 18 स्ट्रिंग डाल सकते हैं। तो अपने को फिर यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ इन्वर्टर एक, जी सन ग्रो का ले लिया। हमारा जो स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो 15 से 16 का बन सकता है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमारी 9 से 14। 15 से 16। ओवरलोड हो जा रहा है तो हमेशा ये याद रखना जो ओवरलोड लॉस है वो 1% के आसपास ही हो, 1% से हमारा ज़्यादा ना हो। अच्छा ये जो 1.33 है ना, मतलब ये पी नॉमिनल जी रेशियो यानी सर। परफॉर्मेंस नॉमिनल रेशियो, ये हमेशा 1% के आसपास ही होना चाहिए। 1% से ज़्यादा होगा तो फिर वो चीज़ हमारी मतलब लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमारा 1% से देखो ज़्यादा हो गया तो ये हमारा येलो में आ गया कि इन्वर्टर हमारा ओवरलोडेड है। तो हम यहाँ से इसे हमने सेलेक्ट कर बस लिया। सेलेक्ट करने के बाद बाईफेशियल गेन नहीं, हटा दो इसको। बाईफेशियल मॉडल लेंगे तो बाईफेशियल गेन पे क्लिक कर देंगे जिसकी तरफ से हमारे पीछे तरफ से भी गेन हो। नहीं है तो ठीक है, इसे क्लिक, इसे हटा दो। यहाँ पे देखो कितना है, 115 किलोवाट हमारा लगभग आ रहा है। अगर हम 15 नंबर ऑफ मॉडल की 13 स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमारा 115 किलोवाट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 115 किलोवाट डाल दिया। 545 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, ये सब ओके है। नंबर ऑफ इन्वर्टर हमारा एक ही है। और यहाँ से हमने इसको ऐड कर लिया। नंबर ऑफ इन्वर्टर एक, 15 मॉडल सीरीज में कनेक्टेड है। नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमारी 13 होगी, एक ही इन्वर्टर में जा रहा है। अब इसके बाद ओके कर दो, यहाँ से ओके हो गया। इन्वर्टर बोल रहा है कि ये थोड़ा ओवर साइज है, हमने ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा अगला होता है डिटेल लॉसेस। डिटेल लॉसेस हम कल कवर कर लेंगे क्या क्या होता है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा बताने में। फुलिंग लॉस, होल्ड लॉस, हीट लॉस, मिसमैच टाइमिंग, ये सब कवर करेंगे कितनी कितनी वैल्यू होती है। उसके बाद हमारा कुछ नहीं होता, नियर शेडिंग पर जाके, सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। नियर शेडिंग पर जाके यहाँ से जो हमने 3ds में स्केचअप का वो किया था ना, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट किया था, यहाँ से वो इंपोर्ट कर लेंगे फाइल। इंपोर्ट, जी ये 3ds दिख रहा है ना, अच्छा ये फाइल इसमें इंपोर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बन के आ जाएगा। जी जी सर। जो वहाँ से एक्सपोर्ट किया है वो स्केचअप से 3ds में एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे जाके इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे क्लिक बन के आ जाएगा स्केचअप जी का जैसा हमने बनाया है। उसके बाद इसे कट करके ओके करके यहाँ से रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दोगे तो हमारी जो भी रिपोर्ट है वो सारी जनरेट हो जाएगी। ये सारी ओके रिपोर्ट सर। जनरेट होगी। यहाँ पे हमारा जो बता दिया कि हमने कौन सा मॉड्यूल लिया है, कौन सा इन्वर्टर लिया है, नंबर ऑफ क्योंकि इन्वर्टर एक है, और हमारा जो एमपीपीटी का करंट है 13 एम्पियर है। ये हमारा एक साल में इतना यूनिट जनरेट करके देगा। प्रोडक्शन हमारा इतना है, लॉसेस इतना है, सारे मतलब जनरेट करके दे देगा। रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो हमारी रिपोर्ट जी जनरेट हो सर। जाएगी। बाकी जी हमारा सर। एक टेबल रह गया है, क्या कहते हैं, लॉसेस वाला। तो लॉसेस वाले में टाइम लगेगा तो हम इसे कल कवर कर लेंगे, इसमें बहुत सारे लॉसेस है इसके अंदर अभी।
ओके सर, ओके सर। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2-3 क्लास में ये भी कवर हो सर जो हम जाएगा। 3D वो लेआउट मतलब वो स्केचअप का इंपोर्ट, जी सर कर रहा हूँ सर, जो हम इंपोर्ट कराएंगे स्केचअप का स्केचअप में जो हमने एक्सपोर्ट करना है 3ds, तो 3ds उसमें छेड़ना नहीं, ओनली बस इंपोर्ट करा के। जी जी सर। उसको इंपोर्ट करा के इसमें बस और कुछ नहीं करना, उसको रन स्टिमुलेशन पे करोगे तो वहाँ से सारी रिपोर्ट जनरेट करके जो भी उसका एरिया है वो हमारा बता देगा कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ये हो रहा है। लॉसेस हमें डालना होता है कि हमारा ओके लॉसेस ऑफ सर, प्लांट जैसे जैसा प्लांट होता है उतने उतने हमारे लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इन्वर्ट केबल ज़्यादा लगेगी तो हमारा जो एसी लॉस है वो बढ़ जाएगा, अगर डीसी केबल ज़्यादा लगेगी तो हमारा डीसी लॉस बढ़ जाएगा। तो कितना कितना परसेंट लेके चलना, बस ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है इस सब चीज़ों। बाकी बाकी दिक्कत नहीं है, 2-3 क्लास में कवर हो जाएगा, इसमें एक्सपोर्ट हो जाओगे, इसकी टेंशन मत लो। जी ठीक है सर, मनसाद, वीरू क्लास एंड करते हैं फिर। ठीक है सर, ठीक, ओके। ठीक है, अपना स्केचअप करो, फिर बाकी का कल की क्लास में कंटिन्यू हो जाएगा, स्केचअप साथ में जी सर। करते रहो।